चले देखिए, आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन वाला जो पोर्शन था आपका वो समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? ठीक है, तो हेडिंग लगाएं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, शोर ना करें। देखिए ध्यान से, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपने परावर्तन जब पढ़ा था तो आप उसमें देखे होंगे कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, टकराती है और फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और ऐसे क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे क्रिया में प्रकाश माध्यम जो है चेंज नहीं होता है, यानी जहां पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें माध्यम में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे तो इसमें माध्यम बदलेगा। ठीक है, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, और जब वो दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका चाल बदल जाएगा। चाल बदलने से वह अपने मेन रास्ते से क्या होगी, भटक जाएगी। ठीक है, विचलित हो जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, बदल जाएगी। ठीक है, और चाल बदलने के कारण ही अपवर्तन की क्रिया होती है। ठीक है, चाल बदल जाने से अपवर्तन की क्रिया होती है। अगर सोचिए दोनों तरफ माध्यम सेम हो, जिस माध्यम से प्रकाश आ रही है और जिस माध्यम में जा रही है, अगर वो दोनों माध्यम सेम हो तो क्या होगा? क्या अपवर्तन की क्रिया होगी या नहीं होगी? बताइए, क्या अपवर्तन की क्रिया होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि अपवर्तन तभी होता है जब माध्यम बदलेगा, और जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश की चाल बदलेगी, और जब चाल बदलेगी तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित होगा, और मूल मार्ग से विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। समझ में आ गई बात? अगर इसको हम डायग्राम पे देखें तो ध्यान देना, यह एक पृष्ठ है, एक सतह है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। इधर जो है कोई माध्यम है, ठीक, एक, इसको हमने मान लिया माध्यम एक, और इधर हमने कोई माध्यम मान लिया दो। माध्यम एक और माध्यम दो का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब यह है कि दोनों अलग अलग माध्यम हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि माध्यम जो है ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रकाश चल सके। इसको बोलते हैं समांगी माध्यम। क्या बोलते हैं? समांगी माध्यम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा माध्यम होता है? समांगी माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम, बेटा उसको, समांगी माध्यम का अर्थ है ऐसे माध्यम से जिसके अंदर जितने भी कण हैं सभी के गुण क्या हो, एक जैसे हो। अलग अलग गुण वाले अगर कण होंगे तो उसे हम विसमांगी माध्यम कहते हैं। ध्यान से सुनिए बात को। हमने कहा कि ये जो माध्यम हमने लिखा है
ये माध्यम या ये माध्यम, इन दोनों माध्यम को कैसा होना चाहिए? समांगी। समांगी माध्यम ये दोनों होना चाहिए। और समांगी माध्यम का मतलब इस माध्यम के जो कण हैं उनके गुण एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में विलयन में समांगी विलयन, विषमांगी विलयन पढ़े हैं ना। तो समांगी विलयन में सर ने आपको बताया होगा कि इसमें कणों के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। और विषमांगी में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसी तरह से ये माध्यम है, अगर इनके हर कणों का गुण एक जैसा होगा तो इन माध्यम को हम कहेंगे समांगी माध्यम। जैसे में अगर हम पानी मान लें, पानी, जल, तो जल के जितने भी कण होंगे सबके गुण क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो जल कौन सा माध्यम होगा? समांगी माध्यम होगा। हवा, हवा को तो हम निर्वात भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर इसको माध्यम माने तो इसमें भी जितने कण होंगे सबके गुण एक जैसे होंगे। कांच, अगर कांच को हम माध्यम माने तो कांच के भी जितने गुण होंगे, कण होंगे, उन सबके गुण एक जैसे होंगे। तो कांच क्या होगा? समांगी माध्यम। अगर हम हीरा की बात करें तो हीरा के जितने भी कण होंगे सबके गुण एक जैसे होंगे, तो हीरा भी क्या होगा? समांगी माध्यम। समझ में आ गई बात? तो जिन माध्यम के सभी कणों के गुण एक जैसे हों वो समांगी माध्यम है, और समांगी माध्यम में ही प्रकाश चलती है। विषमांगी माध्यम में प्रकाश का गमन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने कहा कि ये दोनों माध्यम समांगी माध्यम होना चाहिए। ठीक, अब इन दोनों समांगी माध्यम में अंतर क्या होगा जिसकी वजह से प्रकाश की चाल बदल जाएगी? क्या अंतर हो जाता है? माध्यम दोनों समांगी हैं, लेकिन क्या अंतर हो जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो उसकी चाल चेंज हो जाती है। कारण क्या है? कारण ये है कि एक समांगी माध्यम ठोस हो सकता है, एक द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। तीनों माध्यम होंगे ना। आप या तो ठोस की बात करोगे, या तो द्रव की बात करोगे, या तो गैस की बात करोगे। ये तीन माध्यम हैं, ठीक है। और ये तीन माध्यम को दो भाग में बांटा गया है। किसमें किसमें? एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम, ठीक है। ये दोनों जो अवस्था है पदार्थ के, या हम कहें कि ये माध्यम जो हैं इनको दो भाग में बांटा गया, सघन और विरल। अब बात आती है कि सर सघन क्या होता है? सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम ऐसा समांगी माध्यम होता है जिसके अणु बहुत क्या होते हैं? पास पास होते हैं, ठीक है। उसको हम सघन माध्यम कहते हैं, या उस समांगी माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं, ठीक। लेकिन जिस समांगी माध्यम के अणु दूर दूर होते हैं उस समांगी माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। अगर इन तीनों में देखें ध्यान से तो इन तीनों में विरल माध्यम कौन होगा? गैस। गैस जो होगा वो इन तीनों में विरल माध्यम होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि द्रव और गैस में विरल कौन होगा, तो गैस होगा और द्रव सघन होगा। लेकिन अगर हम ठोस और द्रव में बात करें तब सघन और विरल कौन होगा? ठोस सघन होगा और द्रव विरल होगा। समझ में आ गई बात? सघन और विरल ये दो माध्यम की यहाँ बात होगी, और दोनों माध्यम क्या होंगे? समांगी माध्यम होंगे। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश इंटर करेगा तो अपने मार्ग से क्या होगा? विचलित हो जाएगा। और विचलित होने का कारण क्या है? कि प्रकाश की चाल बदल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब इंटर करता है तो क्या केवल प्रकाश की चाल बदलती है या इसके और भी कोई गुण बदलते हैं? तो ध्यान रखिएगा
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल बदलेगी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदलेगा, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति और कला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकाश की जितनी आवृत्ति विरल में होगी उतनी ही आवृत्ति सघन में भी होगी। प्रकाश का जितनी कला विरल में होगा उतने कला सघन में होगा, लेकिन चाल और तरंगदैर्घ्य दोनों क्या होंगे, बदल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार प्रश्न ये पूछा भी गया था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या अपवर्तित रहता है। अपवर्तित का मतलब क्या, उसका नहीं बदलता है, तो वो है आवृत्ति और कला। ये दो चीज नहीं बदलती है, चाहे उसको कितना ही माध्यम से गुजारिए, ये दो चीज फिक्स होती है उसकी। बदलेगा कौन, चाल और तरंगदैर्घ्य, और चाल के बदलने से ही अपवर्तन की क्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करते हैं। लिखते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नोट करें, ठीक है जी, ध्यान रहे, साफ लिखा हुआ है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी यहाँ पर माध्यम क्या होगा, बदलेगा, और माध्यम बदलने से इसका चाल बदलेगा, और चाल बदलने से ही अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। देखिए, यह पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है। ठीक है, ये माध्यम एक है और ये माध्यम दो है। ठीक, इस पृष्ठ पर हमने ऐसे लंब खींच दिया, इस लंब का नाम क्या है, अभिलंब। क्या नाम है, अभिलंब। ये अभिलंब है। ठीक, अब जहां पर यह विलंब आपने डाला है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब यही वो बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरण आएगी। ठीक है, तो प्रकाश की किरण इस बिंदु पर ऐसे यहाँ पर आ रही है। ठीक, आने के बाद देखिए, अगर इसको जाना है तो इसका सीधा रास्ता क्या है, ये है, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे न जा करके या तो ये इधर अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन इस रास्ते पर कभी नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि माध्यम बदल चुका है। अगर दोनों माध्यम सेम होते
तो जिस चाल से प्रकाश इस माध्यम में आती उसी चाल से इस माध्यम में भी जाती। तो चाल नहीं बदलता तो ये अपने मार्ग से विचलित भी नहीं होती, लेकिन माध्यम बदल जाने से चाल बदलेगा, चाल के बदलने से ये अपने रास्ते को भी बदल देगी। तो अगर इधर से जा रही है, अविलंब से झुक कर जा रही है, इधर ऐसे जा रही है, ठीक है, तब भी हम इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन। और यदि अविलंब से दूर हट के इस वाले रास्ते से जा रही है तब भी इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन। ठीक है, केवल अपने मूल मार्ग से नहीं जाना चाहिए। अगर मूल मार्ग पे जा रही है तो अपवर्तन की क्रिया नहीं होगी। अपवर्तन की क्रिया तब होगी जब वो अपने मूल मार्ग से विचलित होगी, या तो अविलंब की ओर झुकेगी या तो अविलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि अपवर्तन की क्रिया हो रही है, नहीं तो आप इसे अपवर्तन नहीं कहेंगे। समझ में आ गई बात। अब बात यहाँ पर ये फंसती है कि सर ये बताइए कब अविलंब की ओर झुकेगी, कब अविलंब से दूर जाएगी। तो अगर ये माध्यम 2 माध्यम 1 के सापेक्ष अगर ये सघन है तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि माध्यम 2 माध्यम 1 के सापेक्ष विरल है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। वो माध्यम पे डिपेंड कर रहा है कि ये माध्यम 2 कैसा है, 1 के सापेक्ष सघन है कि विरल है। अगर सघन है तो अविलंब की ओर झुकेगी, और यदि विरल है तो अविलंब से दूर हटेगी। समझ में आ गई बात। तो इसमें ये जो किरण आ रही, इस किरण का नाम बताओ, आपतित किरण। और यदि इस रास्ते से जा रही है तो इसका नाम क्या होगा, बताओ, कौन सी किरण बोलोगे, अपवर्तित। यहाँ अपवर्तन हो रहा है ना, परावर्तन नहीं हो रहा है कि परावर्तित बोलोगे। परावर्तन की क्रिया में परावर्तित किरण बोलते हैं, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो इस किरण का नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। और ये आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बना है ना, ये जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कौन सा कोण कहेंगे जी, आपतन कोण। यह आपतन कोण है, आपतन कोण। और जो यहाँ पर अपवर्तित हो रही है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, इस कोण का नाम होगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो यहां पर लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में माध्यम परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है, होता है, जिसके कारण प्रकाश की चाल बदल जाती है। और प्रकाश
अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है। अब विचलित होने के यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक अविलंब की ओर झुकना और दूसरा विलंब से दूर हटना। यही दो रास्ता है विचलित होने का। तो देखिए, यदि माध्यम दो माध्यम एक के सापेक्ष सघन है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि माध्यम दो माध्यम एक के सापेक्ष विरल है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है वो माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है उसके सापेक्ष कैसा है। अगर ये सघन है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि यह विरल है तो अभिलंब से दूर हटकर जाएगी, यानी इस रास्ते से जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए, अगर विरल माध्यम हो, ध्यान से सुन लो हमारी बात, अगर माध्यम दो माध्यम एक के सापेक्ष विरल हो तो जो अपवर्तन कोण बनेगा वो आपतन कोण के तुलना में कैसा बनेगा, बड़ा या छोटा? बताओ। अगर माध्यम दो माध्यम एक के सापेक्ष विरल है तो अपवर्तन कोण कैसा बनेगा, आपतन कोण के अपेक्षा बड़ा या छोटा? हाँ, कैसा बनेगा? ये बकलोल, सुनो ध्यान से, ये विरल है और ये सघन है, यानी प्रकाश की किरण सघन से विरल में आ रही है, तो प्रकाश किस माध्यम में अपने मार्ग से विचलित होगा, सघन में या विरल में? विरल में। भाई देखो, जिस माध्यम से आएगा उस माध्यम में विचलित नहीं होगा, जिस माध्यम में इंटर करेगा उसमें न विचलित होगा है? तो माध्यम एक से आ रहा है तो इसमें तो अपवर्तन होने का चांस नहीं है। अपवर्तन होने का चांस किसमें है? माध्यम दो में। और माध्यम में दो में अगर यह अपवर्तित हो रहा है तो माध्यम दो कैसा है, एक के सापेक्ष सघन है कि विरल है? अगर ये सघन है तो अभिलंब की ओर झुक के जाएगी अपवर्तित किरण, और यदि ये विरल है तो अभिलंब से ऐसे जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ये माध्यम विरल है
तो जो अपवर्तन कोण R बन रहा है वो आपतन से बड़ा होगा छोटा? बड़ा होगा। भाई देखो, अगर ये विरल है तो अपवर्तित किरण ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी, और ये कोण बनता किससे? अभिलंब के साथ। अभिलंब यहाँ फिक्स है तो अपवर्तन कोण ये बन जाएगा ना, बोलो, अपवर्तन कोण ये बन जाएगा। आपतन कोण फिक्स हो गया, उतना ही है। समझ में आ रही है बात? तो जब माध्यम विरल होगा, यानी प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित हो रही है, तो अपवर्तन कोण हमेशा आपतन कोण से बड़ा बनेगा। समझ में आ गई बात? और यदि ये माध्यम 2 सघन है, माध्यम 1 के सापेक्ष, तो आपतित अपवर्तित किरण ऐसे जाएगी अभिलंब की ओर झुककर, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये जरूर ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न कर दे कि एक प्रकाश की किरण का अपवर्तन कोण उसके आपतन कोण से छोटा है। एक प्रकाश किरण का अपवर्तन कोण उसके आपतन कोण से छोटा है, तो वह माध्यम सघन है या विरल? सघन होगा। समझ में आ गई बात? और यदि कोई प्रश्न करे कि एक प्रकाश किरण का अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा है, तो वह माध्यम सघन या विरल? तो विरल होगा। अब ये चीज हम दिखाएंगे नहीं, इतना दिमाग में रखिए आप, ठीक है? क्योंकि विरल होगा तो ये दूर हटेगी तो कोण बड़ा बनेगा, और यदि सघन होगा तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो कोण छोटा बनेगा। ठीक है ना जी? चलिए नोट कर लीजिए, इसको फिगर बना लीजिए सब लोग। चलिए देखिए, अब इसमें हम लोग सघन और विरल माध्यम की बात किए थे, तो थोड़ा सा हम सघन माध्यम पे प्रकाश डाल रहे हैं, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सघन माध्यम है क्या, तो आप क्या बता सकते हैं? ठीक है, इसमें लिखेंगे ऐसा माध्यम जिनके अणु क्या हो? पास पास हो। पास पास, या इसी को एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? सघन हो। ठीक है, सघन का मतलब बहुत घना हो। ठीक है, तो इस माध्यम को क्या कहेंगे जी? सघन माध्यम। ठीक है, दूसरा इसी में, जैसे में अगर हम इसका एक उदाहरण भी देखें, जैसे में अगर आप देखेंगे तो जल क्या है? सघन है। कांच भी क्या है? सघन है। यहाँ पर एक दूसरा माध्यम जिसका हम लोग बात किए थे वो है विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिनके अणु क्या हो? दूर दूर हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विरल। जैसे में क्या लिखा जाए? जैसे में वायु। ठीक है, वायु यानी हवा, इसी को ब्यार भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये विरल और ये सघन। अब देखिए, इसी में एक छोटा सा नोट भी लिख लेते हैं। नोट ध्यान रखें, माध्यम
के सघनता का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। जैसे सबसे विरल कौन होगा? वायु, इससे विरल नहीं हो सकता ना। वायु से अगर सघन देखें तो कौन होगा जी? जल। जल से सघन कौन होगा? कांच। कांच से सघन कौन होगा? हीरा। ठीक है, तो ये सघन माध्यम का बढ़ता क्रम है। अब देखिए, अगर वायु और जल दो माध्यम लिए जाए और आपसे पूछा जाए बताओ कौन सघन कौन विरल, तो अब क्या बताओगे? वायु विरल और जल सघन। लेकिन अब जल और कांच को लिया जाए तो इन दोनों में सघन कौन, और उसके तुलना में जल क्या हो जाएगा? विरल। लेकिन कांच और हीरा को लिया जाए तो इन दोनों में हीरा क्या है और कांच क्या है? विरल। समझ में आ गई बात? तो इधर जैसे जैसे आप जाएंगे सघनता बढ़ता जाएगा और इधर जब आएंगे तो उसकी सघनता घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सघनता का बढ़ता क्रम है, ध्यान रखिएगा। अब नोट कर लें इसको। चलो देखो आगे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है देखिए, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अपवर्तनांक। होता क्या है समझिएगा इसको। अपवर्तनांक का मतलब होता है यहाँ पर प्रकाश किरण के विचलित होने की क्षमता। ठीक है, कोई अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो कितना अधिक विचलित हो सकती है वह उसके अपवर्तनांक से पता चलता है। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, ये प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, इसके आने का मूल रास्ता ये है, इस मूल रास्ते से इतना विचलित हुई है। ठीक है, तो ये जो विचलित हो रही है, इसके विचलित होने की जो क्षमता है वो किससे मापी जाती है? अपवर्तनांक से। किससे? अपवर्तनांक से। और यह क्षमता कैसे मापेंगे? तो दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। इस माध्यम में भी प्रकाश की चाल और इस माध्यम में प्रकाश का चाल। ठीक है, और दोनों प्रकाश के चाल का जब अनुपात निकालेंगे तो जो अनुपात आएगा वही बताएगा कि इस माध्यम में या इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी इस माध्यम में प्रकाश कितना विचलित होगी। क्योंकि अपवर्तन की जो घटना है वो निर्भर किस पे कर रही है? प्रकाश की चाल पर। चाल बदल रहा है तभी प्रकाश अपवर्तित हो रही है। तो अगर हम पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को ज्ञात कर लें और दोनों चाल का अनुपात निकाल लें तो जो अनुपात आएगा उसी को हम कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। किस माध्यम का? जिस माध्यम में वो अपने मार्ग से विचलित हो रही है। तो अगर माध्यम दो में विचलित हो रही है तो कितना विचलित होगी वो उसके अपवर्तनांक से मापा जाएगा। और अपवर्तनांक निकालने के लिए इस माध्यम की चाल और इस माध्यम की चाल का हमें क्या निकालना होगा? अनुपात। और वो अनुपात बताएगा, अगर अनुपात ज्यादा आएगा इसका मतलब कि इस माध्यम में प्रकाश ज्यादा विचलित होगी, अगर वो अनुपात कम आएगा इसका मतलब कि इस माध्यम में प्रकाश की किरण कम विचलित होगी। अब विचलित होने का मतलब अपने मूल मार्ग से कितना ज्यादा इधर झुकेगी या कितना ज्यादा इधर जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो नोट करें, अपवर्तनांक लिखें, प्रकाश
किरण का वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ध्यान से सुनना पहले बात को, देख लो इधर, पहले समझो। लिखा गया है प्रकाश किरण का वायु या निर्वात, दोनों चीजें कहिए, चाहे वायु कहिए या निर्वात कहिए। इसमें प्रकाश की चाल तथा जिस माध्यम में अपवर्तित हो रही है उस माध्यम में प्रकाश की का अनुपात, उस माध्यम का क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब आप कहेंगे सर जी निरपेक्ष क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो निकाला जा रहा है वो हवा और माध्यम के बीच निकाला जा रहा है ना। लेकिन अगर सोचिए कि इस माध्यम को हमने हवा माना और इसको हमने कोई माध्यम ले लिया, तो प्रकाश की किरण हवा से माध्यम में आ रही है, तो हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। लेकिन अगर यहाँ हवा न होकर के कोई माध्यम होता और उस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश आती, तब हम क्या कहते? तो उसे हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? सापेक्ष। निरपेक्ष तब कहेंगे जब प्रकाश किरण हवा से किसी माध्यम में इंटर करेगी, तो वहां पे जो अपवर्तनांक होगा माध्यम का वो निरपेक्ष होगा। लेकिन अगर प्रकाश की किरण हवा के अलावा किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे मान लीजिए जल से कांच में आ रही है, जल से कांच में आ रही है, तो ये जल एक माध्यम, कांच दूसरा माध्यम, तो अब कांच का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? निरपेक्ष या सापेक्ष? सापेक्ष कहलाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर यहाँ वायु हो और यहाँ जल हो, तो जल का अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? निरपेक्ष। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अपवर्तनांक को प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे देखिए कुछ किताबों में इसे म्यू लिखा है, कुछ किताबों ने इसे स्मॉल n लिखा है, तो जो आपको अच्छा लगे। हम यहाँ पर अगर म्यू लिखें तो लिखेंगे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? देखो म्यू बराबर यानी अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा जिस माध्यम में अपवर्तित होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है जी। अब देखो वायु में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से, स्मॉल सी से। वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल को स्मॉल सी से प्रदर्शित किया जाता है और माध्यम में उसी प्रकाश की चाल को भी से।
तो म्यू बराबर क्या हो गया, C बाय V। ये सूत्र हो गया अपवर्तनांक का, ठीक है। और ये अपवर्तनांक कौन सा अपवर्तनांक कहलाएगा, निरपेक्ष, ठीक है। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर y यहाँ न होकर कोई माध्यम होता तो इस अपवर्तनांक को बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ गया, क्लियर है ना, नोट करो। ध्यान दो इधर। अब देखो निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको लिखते कैसे हैं। देखो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यहां पर लिख दें हम G, म्यू G हमने लिख दिया, इसको क्या पढ़ोगे, G फॉर ग्लास, ग्लास यानी कांच, हम पढ़ेंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे, जब ऐसे लिखा होगा ना तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और इसका मतलब है कि प्रकाश वायु से कांच में इंटर कर रही है। यहाँ कुछ नहीं लिखा गया, आगे कुछ न लिखने का मतलब यहाँ पर एयर है। क्या है, एयर, हवा। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल वगैरह तो उसमें देगा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। समझ में आ गई बात। जो म्यू के बाद जो लिखा रहेगा ना उसी में प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होगी। जो पहले लिखा होगा उस माध्यम से आएगी और जो बाद में लिखा होगा ना उस माध्यम में प्रवेश करेगी और अपने मार्ग से विचलित होगी। तो अगर हमने लिखा ए म्यू जी, मतलब हवा से आ रही है और कांच में जा रही है, तो विचलित किस में होगी, कांच में। तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा, कांच का, हवा का नहीं। समझ में आएगा। और पढ़ेंगे क्या, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आएगा। लेकिन अगर आप देखिए ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देते, ऐसे का मतलब समझेंगे इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, जल से कांच में जा रही है। जल से कांच में जाने का मतलब कांच में जाकर के ये अपने मार्ग से विचलित होगी। तो इस किसका अपवर्तनांक निकलेगा, कांच का या जल का, कांच का। किसके सापेक्ष, जल के। तो यहाँ निरपेक्ष बोलेंगे या सापेक्ष, सापेक्ष। क्या बोलेंगे, बोलेंगे जल के सापेक्ष कांच का। समझ में आ गई बात। कब सापेक्ष कब निरपेक्ष, ठीक है। फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला नहीं बदलेगा, बोलने का जो तरीका है वो चेंज होगा। अगर हवा से किसी माध्यम में आएगी तो निरपेक्ष, और यदि किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो सापेक्ष। जो पहले लिखा होगा उस माध्यम से आएगी, जो बाद में लिखा होगा उस माध्यम में जाएगी और उसी माध्यम में अपने मार्ग से विचलित होगी और उसी माध्यम का आप अपवर्तनांक निकाल रहे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ लिखा है म्यू बराबर सी भी, ठीक है, लिखा है ना, लेकिन यहाँ पर कोई माध्यम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, रीजन समझिए। क्योंकि हमने जिस माध्यम में इसको इंटर कराया है उस माध्यम को फिक्स नहीं रखा है। क्यों माध्यम क्या, हमने केवल बोला माध्यम, हमने नहीं लिखा है कि वो जल है कि कांच है कि हीरा है क्या है। अगर मैं लिखता यहाँ पर कि निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में, माध्यम की जगह लिख देता जल में, तो यहाँ हम क्या लिखते, W। समझ में आई बात। लेकिन हमने तो लिखा है माध्यम, अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने केवल यहाँ म्यू लिखा है, ठीक है। अगर माध्यम फिक्स होता तो यहाँ पर उस माध्यम का नाम लिखते और पढ़ते क्या, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है ना। लेकिन अगर इस तरह लिखा है तो सापेक्ष अपवर्तनांक है, यानी W म्यू जी का मतलब हो गया, W पहले है, इसका मतलब हो गया कि W यानी जल में प्रकाश की चाल, जल में
प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की, यही ना सूत्र है। देखो पहले ए लिख दो और यहाँ एम लिख दो, एम फॉर माध्यम, ए फॉर एयर। तो हवा में प्रकाश की चाल ऊपर है और माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक उसी तरह यहाँ देखो W पहले है तो W यानी जल में प्रकाश की चाल ऊपर होगा और G बाद में है तो यानी कांच में प्रकाश की चाल नीचे होगा। ठीक है, सूत्र नहीं बदलेगा, सूत्र वही है, बस तरीके बदलेंगे बोलने के, निरपेक्ष और सापेक्ष। कब निरपेक्ष बोलेंगे और कब सापेक्ष बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो अगर यहां पर हम एक लाइन और लिख दें, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक किसका निकालोगे, जल का या कांच का? कांच का। तो क्या लिखोगे, W म्यू G, ये लिखोगे ना, बराबर यहां क्या लिखोगे, जल में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश का हो गया जी, यही लिखोगे। अगर मान लो जल में प्रकाश की चाल को हमने V1 से लिखा और कांच में प्रकाश की चाल को, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। और इसे क्या पढ़ोगे, सापेक्ष है निरपेक्ष, सापेक्ष, और इसे क्या पढ़ोगे, निरपेक्ष। ठीक है, तो आज का क्लास बस यही तक। ठीक है, नोट कर लीजिए।